Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। CoinSwitch कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। इजराइल में पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। हम आपको विस्तार से बता रहे थे, इतने विस्तार से कि कुछ लोग ऊब के लिखने लगे थे कि भैया दुनियादारी है कि इजराइलदारी है। 13 जून को इजराइल की संसद यानी क्नेसेट में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। बेनेट गठबंधन के पक्ष में 60 वोट पड़े, जबकि विरोध में 59। एक वोट का सवाल है बाबू भैया। यूनाइटेड अरब लिस्ट के एक मेंबर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए कुल मेंबरान की संख्या 119 हो गई और बहुमत का आंकड़ा 61 से घटकर 60 पर आ गया। वोटिंग के तुरंत बाद नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 12 बरस तक लगातार एक छत्र राज चला रहे बेंजामिन नेतन्याहू का सफर आखिरकार थम गया। क्नेसेट का मेंबर कैसे बनते हैं, इजराइल में वोटिंग कैसे होती है, प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, बेनेट गठबंधन के शेयर धारकों की आपस में डील क्या हुई, इन सारे सवालों पर हमने 3 जून के दुनियादारी में विस्तार से बात की थी। फिर देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर भी याद हो कि ना याद हो, इसलिए एक छोटा सा रिकैप भी कर लेते हैं। इजराइल में 23 मार्च को वोटिंग हुई, 2 बरस में 4 बार, चौथी बार, और 2 दफा कोई भी दल या गठबंधन बहुमत साबित करने में नाकाम रहा। तीसरी बार में नेतन्याहू और बेनी गेंज का गठबंधन हुआ, मिलाप बेमेल था, कुछ वक्त बाद रिश्ता टूट गया, नए चुनाव का ऐलान हुआ। उम्मीद थी कि चौथी बार में स्पष्ट नतीजे आएंगे, पर हो नहीं पाया। अकेले दम पर सरकार बना पाने लायक सीटें किसी के पास नहीं। जोड़ तोड़ की कोशिश हुई, गठबंधन सरकार बनाई जा सके। पहला मौका मिला बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन डेडलाइन खत्म होने तक वो जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाए और तब राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने कहा, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। फिर उन्होंने बुलाया याया लापिड को, उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। राष्ट्रपति ने लापिड को मशाल सौंपी, कहा 28 दिन के भीतर सरकार बनाओ, नहीं तो 5वीं बार चुनाव के लिए ऐलान करना पड़ेगा। 2 जून की डेडलाइन दी गई। याया लापिड ने समय खत्म होने से आधे घंटे पहले 61 सांसदों के समर्थन वाली चिट्ठी पहुंचा दी। राष्ट्रपति ने लापिड को बधाई दे दी। पर आगे क्या हुआ? पहला सवाल था कि क्नेसेट की बैठक कब बुलाई जाए। समर्थन की चिट्ठी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सत्ता परिवर्तन के लिए संसद का अप्रूवल जरूरी था और बैठक बुलाने के लिए क्नेसेट के स्पीकर यारिव लेविन की हामी की दरकार। पर लेविन नेतन्याहू के करीबी थे। आशंका जताई जा रही थी कि लेविन संसद का सत्र बुलाने में देरी करेंगे ताकि नेतन्याहू को विपक्षी खेमे में सेंध लगाने के लिए वक्त मिले, और लेविन ने ऐसा ही किया। लापिड गठबंधन जल्द से जल्द वोटिंग की मांग कर रहा था। लेविन ने मांग को अनसुना कर दिया। वोटिंग के लिए 13 जून की तारीख तय की, समर्थन की चिट्ठी सौंपे जाने के 10 दिन बाद। खैर 13 जून भी आ गया, बैठक शुरू हुई। सबसे पहले नेतन्याहू ने भाषण दिया, बार बार नए गठबंधन की आलोचना की और भाषण के अंत में कहा, मैं इस खतरनाक वामपंथी सरकार को गिराने की कोशिश करता रहूंगा। ईश्वर की कृपा से ये बहुत जल्द होगा, बहुत ही जल्द। नेतन्याहू के बाद याया लापिड और नफ्ताली बेनेट ने सदन में अपनी बात रखी। फिर नए स्पीकर का चुनाव हुआ और यहीं पर नए गठबंधन का शक्ति परीक्षण भी हो गया। स्पीकर के चुनाव में गठबंधन के मिकी लेवी आसानी से जीत गए। लेवी याया लापिड की ये शासित पार्टी के सदस्य हैं। उनके पक्ष में 67 वोट पड़े, लगभग एक तरफा जीत। और स्पीकर के चुनाव के नतीजे आने के बाद ये साफ हो गया कि नेतन्याहू का जाना तय है, और ऐसा ही हुआ। बेनेट को 59 के मुकाबले 60 वोट मिले फाइनली जब नेता के लिए चुनाव हुआ। इस वोटिंग के दौरान यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी राम पार्टी के एक सांसद एब्सेंट हो गए। नफ्ताली बेनेट सरकार बनाने में कामयाब हो गए, पर एक आशंका पैदा हो गई, क्या गठबंधन में सब ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राम पार्टी के पास 4 सीटें हैं। वो गठबंधन की सबसे छोटी सदस्य है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका है। अगर उसने समर्थन खींचा तो सरकार चारों खाने चित हो जाएगी। हालांकि देर शाम को राम पार्टी ने इस आशंका को खारिज कर दिया। उनकी तरफ से बयान आया कि सब अपनी जगह पर कायम है और अगर जरूरत होती तो चौथा सांसद भी वोट करने आता। जानकारों का कहना है, भले अभी सब ठीक दिख रहा हो, लेकिन ये एक बड़े लूप होल का इशारा है। राम पार्टी ने संकेत दिया, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। फिलहाल इजराइल में क्या चल रहा है? पुरानी सरकार के मंत्री नई सरकार को अपने कामकाज का ट्रांसफर कर रहे हैं। राष्ट्रपति के साथ फोटोशूट हो रहा है और कैबिनेट की बैठकें। नई सरकार से किस तरह के बदलाव होंगे? इजराइल की अंदरूनी राजनीति के लिए ये एक बड़ा परिवर्तन है। नेतन्याहू का जाना एक युग के बीतने जैसा है। अब उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में जांच में तेजी आएगी। उनके ऊपर घूसखोरी, पद के दुरुपयोग के 3 मामले चल रहे हैं। दोष साबित हुआ तो 13 बरस की जेल।
और जहां तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सवाल है, इजराइल की रणनीति पुराने ढर्रे पर ही चलने वाली है। बेनेट ने कहा है कि वो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील का विरोध करते रहेंगे। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने ईरान के साथ इस डील के प्रयास किए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से अलग कर लिया था। जनवरी 2021 में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने और फिर से बातचीत शुरू हुई है, तब नेतन्याहू ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर इस डील को सफल नहीं होने देंगे। नई सरकार के सामने और भी चुनौतियां हैं। गाजा में युद्ध विराम, गाजा में वॉर क्राइम्स को लेकर यूएन की जांच और कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था। बेनेट कई सालों तक वैसे नेतन्याहू के साथ काम कर चुके हैं, नेतन्याहू से भी ज़्यादा कट्टर माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार पर भी नेतन्याहू का साया मंडराता रहेगा, और अगर नफ्ताली बेनेट इससे पार पाने में कामयाब नहीं हो पाए तो इस गठबंधन सरकार का बचना नामुमकिन होगा, और नेतन्याहू इसी का इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी मंशा में कामयाब होते हैं या नहीं, वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ समय के लिए ही सही वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं।